हाय हेलो गाइस, आप सभी का मेरे चैनल एक्चुअली आई कैन पे स्वागत है। और आज हम करने वाले हिंदी आलोचना, जिसकी मैं फर्स्ट यूनिट आज पढ़ाने वाली हूँ। वैसे ज़्यादा लेंथी नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप समझेंगे तो बहुत इजी हो जाएगा। उतना ज़्यादा टफ भी नहीं है ये यूनिट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हिंदी आलोचना की फर्स्ट यूनिट हिंदी आलोचना की विकास और उसकी परंपरा के ऊपर डिपेंड है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आलोचना शब्द की उत्पत्ति लूच धातु से है। लूच का अर्थ होता है देखना, मीन्स देखना। ओके। अंग्रेजी की क्रिटिसिज्म के समानार्थी रूप में आलोचना का व्यवहार होता है। समीक्षा और समालोचना के नाम में भी लोग इसे जानते हैं। प्राचीन समय में संस्कृत साहित्य में टीका व्याख्या प्रचलित थे। किसी काव्य सिद्धांत के निरूपण के लिए आलोचना शब्द का प्रयोग किया जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल को स्वतंत्र मानते हैं। आलोचना का मुख्य कार्य है किसी भी साहित्यिक रचना की अच्छी तरह परीक्षा करके उसके रूप, गुण और अर्थव्यवस्था का निर्धारण करना। अर्थव्यवस्था को निर्धारित करना एक महत्वपूर्ण कार्य है। आलोचना में शब्दों के माध्यम से उसका अर्थ निरूपण किया जाता है। विभिन्न विद्वानों ने आलोचना को परिभाषित किया है। डॉक्टर श्याम सुंदर दास के शब्दों में, यदि हम साहित्य को जीवन के व्याप्त माने तो आलोचना को उस व्याख्या की व्याख्या मानना पड़ेगा। अर्थात आलोचना का कर्तव्य साहित्यिक कृति की विश्लेषण परक व्याख्या है। साहित्य सृजन में परिवेश की भूमिका होती है। परिवेश को समय बोध, काल बोध, स्थान बोध, कुछ भी कह लीजिए, बात संपूर्ण उसी परिप्रेक्ष्य की होती है जिससे रचना जुड़ी होती है या जिससे जुड़ी रहने के लिए रचना मजबूर होती है। साहित्यकार जीवन और अनुभव के जिन तत्वों का संश्लेषण से साहित्य रचना करता है, आलोचना उन्हीं तत्वों का विश्लेषण करती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है, मेरी बुद्धि यात्रा पर निकल पड़ी है, पर हृदय को साथ लेकर। आलोचना में विवेकपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं। यह समाज, स्थान, व्यक्ति सभी को ध्यान में रखकर लिए जाते हैं। साहित्य में राग तत्व की प्रधानता होती है, जबकि आलोचना में बुद्धि तत्व की प्रधानता होती है। आलोचना समाज कृति का तात्विक विश्लेषण करती है। ऐतिहासिक, सामाजिक, राजनीतिक परिस्थितियों का मूल्यांकन करती है। साहित्य पर पड़ने वाले प्रभाव का विश्लेषण करती है। आलोचना में किसी व्यक्ति की निंदा करना नहीं होता, उस व्यक्ति का समग्रता में विश्लेषण करना होता है। किसी भी रचना को निंदा या प्रशंसा करना आलोचना का कार्य नहीं है। आलोचना साहित्यिक कृति की व्याख्या करती है, उसका विश्लेषण करती है, उसका मूल्यांकन करती है, उसका सामाजिक जीवन में होने वाले प्रभावों का विश्लेषण करती है। आलोचना करते समय एक व्यक्ति राग, द्वेष, रुचि, अरुचि से तभी बच सकता है जब किसी पद्धति का अनुसरण करे। पद्धति का होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। व्यक्ति तभी वस्तुनिष्ठ होकर उस साहित्य के प्रति न्याय कर सकता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी के श्रेष्ठ आलोचक हैं। हिंदी आलोचना समकालीन परिदृश्य में उन प्रश्नों से टकराती है जहां आलोचना को एक गैर जरूरी उपस्थिति मान लिया गया है। आलोचना में साहित्य की मान की रक्षा की जाती है। यह पुरानी कृति का पुनर्लेखन करती है, उसका पुनर्पाठ करती है। इस कार्य में साधारणीकरण से बचने की नसीहत है। आलोचना को कृति का वास्तविक अर्थ का सृष्टा कहते हैं। हिंदी साहित्य में विद्यमान सभी पक्षों की पड़ताल की जाती है। एक तरह से उस समय के इतिहास को प्रस्तुत किया जाता है। इस समय आलोचना पर अनेक किताबें विद्यमान हैं। आज के समय में आलोचना को विशेष रूप से समझने की जरूरत है। आलोचना आज ना शास्त्र है, ना लक्षण, ना व्यंजना, ना रस या ध्वनि सिद्धांत है, ना बिंब, प्रतीक, मिथक, भाषा शिल्प है। कृति में डूबना भी नहीं है। एलिनिएशन इफेक्ट का झटका है। एक कृति से साक्षात्कार है। आलोचना एक कर्म है, सृजनात्मक क्रम है, विवेकपूर्ण लिए गए निर्णय की एक झलक है। आज आलोचना के कई कारण हैं। आज वे सिद्धांत से पैदा नहीं होती, पर्यवेक्षण अर्थात मीमांसा से पैदा होती है। समकालीन आलोचना एक संगठित वस्तु भी नहीं है। आलोचना के लिए पद्धति का होना आवश्यक है। प्रभाव, मान्यताओं और प्रवृत्तियों के आधार पर आलोचना के प्रकार विकसित हो जाते हैं। सामान्यतः आलोचना 4 प्रकार की मानी गई है। पहली है सैद्धांतिक आलोचना, दूसरी है निर्णायक आलोचना, तीसरी है प्रभाव अभिव्यंजक आलोचना और चौथी है व्याख्यात्मक आलोचना। पहली सैद्धांतिक आलोचना। सैद्धांतिक आलोचना में साहित्य के सिद्धांतों का पर विचार होता है। इसको प्राचीन शास्त्रीय मान्यताओं के आधार पर विश्लेषण किया जाता है। इसके अंतर्गत रस, अलंकार और साहित्य के आधुनिक मान्यताओं तथा नियमों की व्याख्या की जाती है। सैद्धांतिक आलोचना में विकास का केंद्र बिंदु यह होता है कि साहित्य का मानदंड शास्त्रीय है या ऐतिहासिक। सैद्धांतिक
आलोचना का अधिक महत्व है। साहित्य के तत्व पर विचार किया जाता है, तत्वों और नियमों को ऐतिहासिक प्रक्रिया में देखते हैं, उसके विकास क्रम पर प्रकाश डालते हैं, उसमें आने वाले परिवर्तनों का लेखा जोखा प्रस्तुत किया जाता है। दूसरा है निर्णयात्मक आलोचना। निर्णयात्मक आलोचना में सिद्धांतों के आधार पर साहित्य का गुण दोष का विवेचन कर श्रेष्ठ निर्णय किया जाता है। इसे नैतिक आलोचना माना जाता है। इसका मुख्य गुण साहित्यिक कृति पर निर्णय लेना है। इसमें यांत्रिक ढंग से उपयोग किया जाता है, इसीलिए इसका महत्व कम हो जाता है। आलोचना का प्रधान धर्म मूल्य साहित्य या निकृष्ट साहित्य में अंतर पैदा करना है। हिंदी साहित्य कोश में निर्णयात्मक आलोचना के विषय में बताया गया है। वह कृति की श्रेष्ठ या अश्रेष्ठ के संबंध में निर्णय देती है। इस निर्णय में वह साहित्य तथा कला संबंधी निर्णय लेती है। जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल के आलोचना में मूल्य निर्णय है। इसका तरीका सृजनात्मक है, वह लचीलापन तरीका अपनाते हैं। फिर तीसरा है प्रभाव अभिव्यंजक आलोचना। प्रभाव अभिव्यंजक आलोचना में काव्य का प्रभाव मन पे पड़ता है। इसमें व्यक्ति की रुचि ही मुख्य होती है। इसका मूल्य ना इसके क्षेत्र में न इसके भाव के क्षेत्र में है। यह आलोचनात्मक कृति का विश्लेषण मूल्यांकन न करके उसमें निहित भावों का अनुभवों का पुनरुत्पादन करती है। जिस प्रकार कच्चे माल को डालने के बाद कारखाने से नए उत्पाद का निर्माण होता है, उसी प्रकार भावों के द्वारा अनुभव के नए आयाम प्रस्तुत करके उसके आलोचनात्मक विश्लेषण किया जाता है। फिर चौथा है व्याख्यात्मक आलोचना। व्याख्यात्मक आलोचना साहित्यिक कृति की वास्तविकता को उजागर करती है। इसमें अनुभव की वास्तविकता एवं कला विवेक को समझने का प्रयत्न किया जाता है। व्याख्यात्मक आलोचना में किसी भी चीज़ को अंतिम नहीं मान लिया जाता। यह माना जाता है कि जीवन के विकास क्रम में ज्ञान में जो बढ़ोतरी होती रहती है, उसी के अनुरूप आलोचना का विकास होता है। व्याख्यात्मक आलोचना साहित्य पर विचार और विश्लेषण को तरजीह देती है। ज्ञान का विकास होने पर आलोचना की दिशा व दशा बदल जाती है। बदलते हुए समय में इसकी धारा में परिवर्तन होता है। ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में किसी भी कृति की व्याख्या करने पर ऐतिहासिक आलोचना माना जाता है। जब मनोविज्ञान के तत्वों पर बल दिया जाता है तो मनोवैज्ञानिक आलोचना माना जाता है। जब किसी समान ऐतिहासिक और द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के आधार पर आलोचना होती है तो उसे प्रगतिवादी आलोचना कहा जाता है। आज के समय में रूपवादी और संरचनावादी आलोचना भी प्रचलित है। भारतेंदु युग के आधुनिक युग में आलोचना की शुरुआत होती है। भारतेंदु के समय तक हिंदी साहित्य में परिवर्तन आने लगे। कविता के स्थान पर शोध का प्रचलन बढ़ता गया। हिंदी साहित्य गद्य केंद्रित होता गया। मध्यकाल में काव्य सृजन अधिक होता रहा। आधुनिक काल में नाटक, निबंध, उपन्यास, कहानी के साथ आलोचना का विकास हुआ। इस समय के साहित्यकारों का मूल्यांकन करने के लिए आलोचना की आवश्यकता महसूस हुई है। इस दौर में आलोचकों ने रचना और पाठक के बीच बड़ी भूमिका निभाई। उन्होंने रचनात्मक मूल्य को उजागर किया, उन्होंने पाठ की समझ को विकसित किया, उन्हें नए दृष्टि से सोचने के लिए नहीं दृष्टिकोण दिया। इसके लिए उन्होंने निर्णयात्मक, सैद्धांतिक, ऐतिहासिक, तुलनात्मक आदि कई आलोचनात्मक पद्धतियाँ अपनाई। प्रारंभ में पुस्तक, परिचय, रचना के गुण दोष तक ही आलोचना सीमित रही। आलोचकों ने हिंदी आलोचना में निरंतर विकास किया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, नंद दुलारे वाजपेयी, राम स्वरूप चतुर्वेदी, पीताम्बर दत्त बर्थवाल, प्रकाश चंद्र गुप्त, नामवर सिंह, राम विलास शर्मा तथा विश्वनाथ त्रिपाठी महत्वपूर्ण हैं। हिंदी आलोचना निरंतर समृद्ध होती गई। हिंदी आलोचना के विकास को निम्नलिखित स्तरों पर समझा जा सकता है। प्रथम, आरंभिक हिंदी आलोचना। दूसरा, भारतेंदु युगीन हिंदी आलोचना। तीसरा, द्विवेदी युगीन आलोचना। चौथा, शुक्ल युगीन आलोचना। पांचवा, शुक्लोत्तर हिंदी आलोचना। आधुनिक हिंदी का प्रारंभ भारतेंदु से माना जाता है। भारतेंदु हिंदी नव जागरण के अग्रदूत हैं। इस दौर में हिंदी साहित्य गद्य केंद्रित हो गया है। संपूर्ण मध्यकाल में केवल काव्य सृजन होता रहा है। कवियों ने अपने काव्य आदर्श प्रस्तुत किए हैं। इस समय नवीन काव्य सिद्धांत का मूल्यांकन नहीं हुआ। रीतिकाल में चिंतामणि, मतीराम, केशवदास, भिखारीदास आदि कवियों ने रस, छंद, अलंकार, विवेचन पर ध्यान केंद्रित किया। नीति विस्थापन, शब्द शक्ति, नायक नायिका भेद आदि शास्त्रीय लक्षणों को अपने लक्षण ग्रंथों में स्थान दिया, लेकिन यह परंपरा निरूपण ही था। संस्कृत आचार्यों की नकल पर साहित्यिक प्रतिमानों का मूल्यांकन किया जा रहा था। इसमें मौलिक प्रतिभा निरूपण नहीं हुआ। उसमें
एक तरह की गहराई का अभाव नजर आता है। भारतेंदु युगीन हिंदी आलोचना भारतेंदु को आधुनिक काल का जनक भी माना जाता है। उन्होंने साहित्य की सभी विधाओं में रचनाएं की हैं। आलोचना के क्षेत्र में उनका नाटक शीर्षक निबंध महत्वपूर्ण है। इसी समय भारतीय चिंतन पर पाश्चात्य प्रभाव पड़ा। भारतीय चिंतन, सभ्यता, संस्कृति, कला, साहित्य पर पश्चिम का गहरा प्रभाव पड़ा। इस समय के साहित्यकार किसी न किसी पत्र पत्रिकाओं से जुड़ रहे थे। इनके कारण आलोचना नामक विधा अस्तित्व में आई। कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन भारतेंदु द्वारा संपादित पत्र पत्रिकाएं थीं, जिनमें विकसित रूप से पुस्तकों की समीक्षा छपती थी। भारत मित्र, हिंदी प्रदीप में भी उत्कृष्ट पुस्तकें, समीक्षाएं छपती थी। इसके कारण ही पाठक हिंदी तथा दूसरी भाषाओं को रचनाओं से अवगत हुए। यह समीक्षा कर्म और आलोचना को विकसित कर रहा था। भारतेंदु ने इसमें गति प्रदान की। उन्होंने आलोचना को शास्त्रीय बंधनों से मुक्त करने का प्रयास किया। उन्होंने न केवल आलोचनात्मक लेख लिखा, बल्कि शैक्षणिक आलोचना को भी आगे बढ़ाया। भारतेंदु ने नाटक की प्रकृति, समय एवं समाज पर उसका प्रभाव, यथार्थवादी दृष्टि का उनमें समावेश किया। बालकृष्ण भट्ट और बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघर ने इसी आलोचना दृष्टि को आगे बढ़ाया। बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी साहित्य में लाला श्रीनिवास दास के संयोगिता स्वयंवर नाटक की तीखी समीक्षा की। प्रेमघर ने बाणभट्ट की कादम्बरी तथा बाजू गजाधर सिंह ने बंगला उपन्यास बंग विजेता की विस्तृत समीक्षा की। प्रारंभ में हिंदी आलोचना उदार रहा। हिंदी के अलावा अन्य भाषाओं की कृतियों की समीक्षाएं भी की गई। इस समय के आलोचकों ने परंपरागत सौंदर्य शास्त्र को विकसित किया। इसके बाद हिंदी समीक्षा का विकास हुआ। द्वितीयुगीन आलोचना में के केंद्र में महावीर प्रसाद द्विवेदी है। 1903 में द्विवेदी जी ने सरस्वती पत्रिका के संपादन का कार्यभार संभाला। इसके बाद साहित्य के क्षेत्र में व्यापक बदलाव आए। भाषा का परिमार्जन किया गया। उन्होंने खड़ी बोली का परिष्कार किया। उसके साथ ही साहित्य का विकास किया। सरस्वती पत्रिका के माध्यम से उन्होंने आलोचना सहित साहित्य की तमाम विधाओं को एक मंच प्रदान किया। इस समय कई आलोचना प्रवृत्तियां विकसित हुई। शास्त्रीय आलोचना ने तत्ववादी स्वरूप को छोड़कर गंभीरता की ओर आगे बढ़ी। तुलनात्मक सौंदर्य शास्त्र के साथ व्याख्यात्मक आलोचना लोकप्रिय हुई। इस समय शोधपरक आलोचना पद्धति की शुरुआत भी हुई। इस समय दूसरी धारा के आलोचकों में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास, गुलाब राय, रामचंद्र शुक्ल महत्वपूर्ण हैं। इन आलोचकों ने नए आलोचना सिद्धांत का प्रतिपादन किया। आचार्य द्विवेदी ने परंपरागत सौंदर्य शास्त्र को नए रूपों में प्रस्तुत किया है। इस समय मनोरंजन के स्थान पर नैतिकता, देश प्रेम और युग बोध को साहित्य का प्राण माना गया। कवि कर्तव्य नामक निबंध में कवि ने कर्तव्य को प्रस्तुत किया। काव्य विषय, भाषा शैली तथा काव्य का उद्देश्य को कवि ने दायित्व से जोड़ा। द्वितीय युग में तुलनात्मक आलोचना का विकास हुआ। प्राचीन काल शास्त्रीय ज्ञान के अलावा समीक्षक विदेशी भाषाओं की जानकारी रखते थे। इन समीक्षकों ने हिंदी आलोचना की रचनाओं की तुलनात्मक आलोचना की। यह आलोचना की निबंधात्मक पद्धति है। आलोचक निष्कर्ष प्रस्तुत करता है। वह निर्णय देते थे कि कौन सी रचना श्रेष्ठ है या कौन से रचनाकार श्रेष्ठ है। तुलनात्मक आलोचना की दृष्टि से मिश्र बंधुओं श्याम बिहारी मिश्र, कृष्ण बिहारी मिश्र, शुक्रदेव बिहारी मिश्र, पदम शर्मा और लाला भगवान दीन महत्वपूर्ण है। मिश्र बंधुओं ने हिंदी नवरत्न में हिंदी के सूर, तुलसी, देव बिहारी, केशवदास, भूषण, सेनापति जैसे कवियों का तुलनात्मक मूल्यांकन किया। मिश्र बंधुओं ने देव को बिहारी से बड़ा कवि माना। इसके विपरीत पदम सिंह शर्मा ने बिहारी को श्रेष्ठ रचनाकार सिद्ध किया। इस समय एक प्रकार का रचनात्मक विमर्श शुरू हुआ। इस प्रकार तुलनात्मक आलोचना से व्यवहारिक आलोचना की प्रणाली विकसित हुई। बाह्य साचा शास्त्रीय था। आलोचना की निजी प्रसाद बहुत महत्व रखती थी।